हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। हम एजुकेशनल साइकोलॉजी के तहत व्यक्तित्व मापन की विधियां पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा वस्तुनिष्ठ विधियां या विवरणात्मक विधियों का टॉपिक चल रहा था, जिसमें पहले हम बहिर्दर्शन विधि पढ़ चुके हैं, जिसके प्रतिपादक जेबी वॉटसन थे। बहिर्दर्शन विधि के बाद आज हम पढ़ेंगे समाजमिति विधि और प्रयोगात्मक विधि। टॉपिक था अपना व्यक्तित्व मापन की विधियां। इन्हें हम मनोविज्ञान की प्रमुख विधियों में भी मान सकते हैं, और व्यक्तित्व मापन की विधियों में हम वस्तुनिष्ठ विधियां पढ़ रहे थे। जैसा पूर्व में मैं आपको बता चुका हूं, प्रक्षेपी विधियां और अप्रक्षेपी विधियां। प्रक्षेपी विधियां हम कंप्लीट कर चुके हैं। अप्रक्षेपी विधियों को पुनः 3 भागों में बांटा गया था, जिसमें पहला पार्ट था वो आत्मनिष्ठ विधियां थी, जिसे हम पढ़ चुके हैं, पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। और उसके बाद में वस्तुनिष्ठ विधियां थी, जो हमारा टॉपिक स्टार्ट है। और वस्तुनिष्ठ विधियों में भी हम बहिर्दर्शन विधि पढ़ चुके हैं। वस्तुनिष्ठ विधियों में अपनी अगली जो विधि है 2 नंबर पे, वो आती है समाजमिति विधि। यानी सोशियोमेट्री मेथड। समाजमिति विधि, यहां पे इसमें मूल शब्द समाज है, हमें इसी पे अपना ध्यान फोकस करना है। समाज, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध बनते हैं, वो संबंध किस स्थिति में होते हैं, कैसे वो संबंध बनते हैं, उनका व्यक्ति के चरित्र पर, उसके व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है, और किस हद तक उसकी मानसिक स्थिति और उसके व्यवहार को वह प्रभावित करता है। कौन? सामाजिक संबंध। उसी का अध्ययन समाजमिति विधि में किया जाता है। पहले बात करते हैं इसके प्रतिपादक की, जो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस विधि में जो 2 क्वेश्चन किए गए हैं, उन 2 क्वेश्चनों में सबसे ज्यादा किया जाने वाला प्रश्न यही है कि समाजमिति विधि किसने दी थी, या समाजमिति विधि के प्रतिपादक कौन है। तो इसके प्रतिपादक हैं जेकब एल मोरेनो। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। समाजमिति विधि के प्रतिपादक कौन है? जेकब एल मोरेनो। जेकब एल मोरेनो ने समाजमिति विधि दी थी। दूसरा इसमें जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, वो फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है। एक समूह की बनावट, एक समूह की बनावट या संरचना के अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी होगी? समाजमिति विधि। समूह है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जहां पे होते हैं, वह क्या बन जाता है? एक ग्रुप बन जाता है, समूह बन जाता है। और जो 2 से अधिक व्यक्ति जहां पे आपस में वार्तालाप करते हैं, अपने क्रियाकलाप करते हैं, व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, सामाजिक संबंधों को, पारस्परिक संबंधों को स्थापित करते हैं, तो वहां किसकी अनुभूति होती है? समाज की अनुभूति होती है। तो समाज की जगह है यहाँ पे समूह नाम दिया गया। एक समूह की बनावट या संरचना के अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है, तो वह है समाजमिति विधि। अब देखते हैं समाजमिति का अर्थ क्या है। तो 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों के मापन को क्या बोला जाता है? समाजमिति बोला जाता है।
अब इस शब्द के आगे ही नाम जोड़ दिया गया है, क्या? विधि शब्द जोड़ दिया गया है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य जो पारस्परिक संबंध होते हैं, उनके आपसी व्यवहार के जो तरीके हैं, उनके मिलने का जो तरीका है, उन संबंधों के मापन को ही क्या बोला जाता है? समाजमिति विधि बोला जाता है। समाजमिति विधि का प्रयोग मुख्य रूप से एक समूह की बनावट या संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है। अब समाज का मतलब ये नहीं है कि हम पूरे समाज का अध्ययन करेंगे। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक जगह बैठे हैं, उनका अध्ययन इस विधि के द्वारा किया जाता है। जो समस्याग्रस्त व्यक्ति होता है उसको समूह के अंदर बैठाया जाता है, व्यक्तियों के मध्य बिठाया जाता है, 4 या 5 व्यक्तियों का एक ग्रुप बना दिया जाता है और जो समस्याग्रस्त व्यक्ति है उसको वहां पे बैठाया जाता है और उसे अवसर दिया जाता है कि इनसे आप वार्तालाप करें। और वहां पे निरीक्षक ये नोट करता है कि इसके व्यवहार पर इन व्यक्तियों की क्रियाकलापों का क्या प्रभाव पड़ रहा है। हमने देखा होगा कि हमारे समाज में ही कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो वाचाल प्रवृत्ति के होते हैं, इनका सामाजिक पक्ष काफी मजबूत होता है और अधिकांश समय घर के बाहर व्यतीत करते हैं, यानी बाहर के व्यक्तियों से मिलने जुलने में उनको कोई दिक्कत नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती और सामाजिक कार्यों में या उत्सवों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। लेकिन हमारे यहीं इसी समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति, आस पड़ोस में मिल सकता है या कहीं और मिल सकता है, कुछ व्यक्ति इतने संकोची व शर्मीले स्वभाव के होते हैं कि वो बाहर निकलना पसंद ही नहीं करते। एक ग्रुप में वो बोल नहीं सकते। आपने देखा होगा कि क्लास में जब बच्चे होते हैं और कक्षा में कोई टीचर नहीं होता तो बहुत ज़्यादा शोरगुल करते हैं, जबकि कक्षा में टीचर आ जाता है तो क्लास बिल्कुल शांत हो जाती है। वहीं एक बच्चा पूरी तरह से शरारती है। आपने बीएड में भी देखा होगा, सुबह सुबह प्रार्थना जब होती थी तो आगे आके जब अनमोल वचन बोलने या फिर कोई प्रेरक प्रसंग सुनाने की बात आती है तो कुछ एक बच्चे तो ऐसे थे जो आकर के सीधे प्रेरक प्रसंग और अनमोल वचन दबंग आवाज में सुना सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो काफी शर्मीले और संकोची स्वभाव के होते हैं, जो सिर्फ आके खड़े हो जाते हैं और बोल कुछ नहीं पाते। वही बात यहाँ पर है कि एक समूह के अंदर व्यक्तियों का प्रभाव कैसा होता है, क्या होता है। तो समाजमिति विधि में एक समूह लिया जाता है, एक समूह की बनावट या संरचना, बनावट के अध्ययन, इस पूरे समूह में जितने व्यक्ति हैं प्रत्येक व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो एक समूह की बनावट एवं इस समूह के प्रत्येक व्यक्ति के पारस्परिक सामाजिक संबंधों की स्थिति का मापन किया जाता है। वह विधि कौन सी हो गई? समाजमिति विधि हो गई। समाजमिति का अर्थ है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों का मापन करना। और समाजमिति विधि के तहत एक समूह की बनावट, एक समूह में कितने व्यक्ति हो गए? दो या दो से अधिक व्यक्ति हो गए। इस समूह के पूरे बनावट का अध्ययन या इसकी संरचना का अध्ययन एवं इस समूह में कुल कितने व्यक्ति हैं, उन प्रत्येक व्यक्ति के पारस्परिक सामाजिक संबंधों के अध्ययन हेतु या सामाजिक संबंधों की स्थिति को मापने के लिए समाजमिति विधि का प्रयोग किया जाता है। तो एक ग्रुप में व्यक्ति के व्यवहार, कार्य एवं उसकी स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? समाजमिति के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न और बन जाता है, क्या समूह की बात करते हैं तो व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार के अध्ययन की सबसे उपयोगी विधि कौन सी विधि होगी?
समाजमिति विधि होगी। जब किसी व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करना हो तो हमें कौन सी विधि काम में लेनी चाहिए? समाजमिति विधि लेनी चाहिए। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात आती है, क्या आती है? समाजमिति विधि का उपयोग मुख्य रूप से ऐसे व्यक्तियों के लिए किया जाता है, कैसे व्यक्तियों के लिए? जो एकांकी हों, उपेक्षित हों एवं समाज द्वारा अस्वीकृत कर दिए गए हों। अस्वीकृत व्यक्तियों के अध्ययन की श्रेष्ठ विधि है वो समाजमिति विधि है। जैसा मैंने अभी बताया है कि जैसे आप टीचर ट्रेनिंग कर रहे हो, बीएड का कोर्स कर रहे हो, वहाँ पे कुछ एक व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कोई समारोह होता है, मुख्य रूप से शनिवार ये बाल सभा होती है या फिर प्रेयर असेंबली जो होती है, उसमें चाहे प्रेरक प्रसंग सुनाना हो या फिर कोई पोएम रीड करनी हो, तो ऐसी स्थिति में कुछ व्यक्ति होते हैं जिनका सामाजिक पक्ष मजबूत होता है, तो वो आकर आसानी से अच्छी आवाज़ में उसको सुना सकते हैं। जबकि कुछ इतने संकोची होते हैं, जबकि उनकी आईक्यू अच्छी होती है, लेकिन फिर भी वो समूह का सामना नहीं कर पाते और घबरा जाते हैं, नहीं बोल सकते। ऐसे व्यक्ति एकांकी प्रवृत्ति के होते हैं। तो समाजमिति विधि का उपयोग मुख्य रूप से एकांकी प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों, उपेक्षित व्यक्तियों एवं समाज द्वारा अस्वीकृत किए गए व्यक्तियों के अध्ययन हेतु किया जाता है। या फिर एकांकी, उपेक्षित एवं समाज द्वारा अस्वीकृत व्यक्तियों के अध्ययन की सबसे उपयोगी विधि कौन सी है? समाजमिति विधि है। तो दूसरी विधि में समाजमिति विधि, इसके प्रतिपादक कौन है? जैकब एल मोरेनो, काफी इंपॉर्टेंट है। और एक समूह की बनावट या संरचना के अध्ययन की श्रेष्ठ विधि मानी जाती है समाजमिति विधि। मुख्य रूप से ये 2% बार बार रिपीट हो चुके हैं। ये लेवल मुख्यतः 3rd लेवल तक है सीमित, यानी कि रिट सीटेट में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और 3rd ग्रेड का जब पेपर लगता था उसमें भी पूछा जा चुका है। और 1st ग्रेड के लेवल का ये प्रश्न, एक समूह के बनावट या संरचना के अध्ययन की श्रेष्ठ विधि कौन सी मानी जाती है? तो वह है समाजमिति विधि। इसके बाद हम बात करते हैं प्रयोगात्मक विधि की। मनोविज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे उपयोगी विधि जो मानी जाती है वो मानी जाती है प्रयोगात्मक विधि। तो अपने 3 नंबर की जो विधि है वह है प्रयोगात्मक विधि। पहला प्रश्न, प्रयोगात्मक विधि के प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक विलियम वुंट को माना जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जन्मदाता विलियम वुंट। और प्रयोगात्मक विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? विलियम वुंट। तो प्रयोगात्मक विधि के प्रतिपादक कौन है? विलियम वुंट। क्यों विलियम वुंट को इसका प्रतिपादक माना जाता है? तो सर्वप्रथम विलियम वुंट ने ही सन 1879 में कहा? जर्मनी के लिपजिंग शहर में, जर्मनी के लिपजिंग शहर में क्या किया था? प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। प्रयोगशाला की स्थापना की और इसी के साथ जब प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की तो प्रथम बार ही, यानी इसी दिन, इसी समय, इसी प्रयोगशाला में विलियम वुंट ने कौन सी विधि का प्रयोग किया? प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग किया और मनोविज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में लाकर खड़ा किया। इसी के साथ प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना करने के कारण विलियम वुंट को प्रयोगात्मक
मनोविज्ञान का जन्मदाता भी कहा जाता है। यहाँ पे मुख्य रूप से 4-5% इन्हीं 3 पंक्तियों में अपने कंप्लीट हो गए। प्रयोगात्मक विधि के प्रतिपादक कौन है? विलियम वुंट। सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? विलियम वुंट के द्वारा। कब की गई? 1879 में। विलियम वुंट द्वारा प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई? जर्मनी के लिपजिंग शहर में। और कौन सी विधि का प्रयोग किया? प्रयोगात्मक विधि का। अगला प्रश्न बन जाता है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो कौन है? विलियम वुंट है। प्रयोगात्मक विधि को मनोविज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे उपयोगी वैज्ञानिक विधि माना जाता है। वैज्ञानिक विधि हम पढ़ भी कौन सी रहे हैं? वैज्ञानिक विधि यानी वस्तुनिष्ठ विधियां। तो प्रयोगात्मक विधि को मनोविज्ञान की सबसे उपयोगी और सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक विधि माना जाता है। क्यों? क्योंकि इस विधि में, कौन सी विधि में? प्रयोगात्मक विधि में प्रयोगात्मक विधि में विज्ञान की लगभग सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। कौन सी? विज्ञान की सभी विशेषताएं समाहित हैं। जैसे विज्ञान की विशेषताओं में क्रमबद्धता, व्यवस्था, विश्लेषण, प्रेक्षण, निरीक्षण एवं नियंत्रण, ये सभी विशेषताएं कौन सी विधि में पाई जाती हैं? प्रयोगात्मक विधि में। और प्रयोग के नाम से स्पष्ट है, प्रयोग मुख्यतः विज्ञान की धुरी कहे जाते हैं। बिना किसी रिसर्च के कोई बात प्रमाणित नहीं मानी जाती। तो प्रयोगात्मक विधि को मनोविज्ञान की सबसे श्रेष्ठ वैज्ञानिक विधि माना जाता है, क्योंकि प्रयोगात्मक विधि में विज्ञान की लगभग सभी विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे क्रमबद्धता, व्यवस्था, विश्लेषण, प्रेक्षण, निरीक्षण, व्यवस्थाबद्धीकरण, नियमीकरण, सत्यापन और नियंत्रण। ये सभी विशेषताएं इसमें पाई जाती हैं। अब प्रयोगात्मक विधि का जो आधार है वो क्या है? प्रयोगात्मक विधि का आधार है प्रयोग, क्योंकि प्रयोग के आधार पर ही या प्रयोग की बुनियाद पर ही प्रयोगात्मक विधि बनी हुई है। या फिर हम यूं कहें कि प्रयोग से ही, या प्रयोग इसका मुख्य तथ्य होने के कारण या केंद्र बिंदु होने के कारण ही इसे क्या कहा जाता है? प्रयोगात्मक विधि कहा जाता है। तो प्रयोग किसे कहते हैं, इसे समझना आवश्यक है। तो सामान्य शब्दों में किसी कार्य, चाहे वह कोई भी कार्य हो, कोई भी क्षेत्र हो, किसी कार्य, मनोविज्ञान में मुख्यतः क्या, किस चीज का अध्ययन किया जाता है? व्यवहार। तो यहां पे व्यवहार काम में लिया जाएगा। इसके अलावा मानसिक स्थिति। यदि हम मनोविज्ञान के सेक्टर की बात करें तो इन दो बिंदुओं पे मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया जाता है, जबकि अन्य सेक्टर के लिए हम कोई भी वर्क ले सकते हैं। तो प्रयोग के तहत, या प्रयोग किसे कहा जाता है? किसी कार्य, व्यवहार एवं मानसिक स्थिति का किसी नियंत्रित दशा या परिस्थितियों में क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित प्रेक्षण या विश्लेषण करना ही क्या कहलाता है?
प्रयोग कहलाता है। सामान्य शब्दों में प्रयोग की परिभाषा या प्रयोग का अर्थ है ये: किसी कार्य, व्यवहार एवं मानसिक स्थिति का किसी नियंत्रित परिस्थितियों में क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अवलोकन, अध्ययन या प्रेक्षण, निरीक्षण किया जाना ही क्या कहलाता है? प्रयोग कहलाता है। अर्थात प्रयोग के लिए क्या आवश्यक है? नियंत्रित परिस्थितियों का होना आवश्यक है। और ये एक विडंबना है कि मुख्य रूप से मानव जाति पे प्रयोग किया जाना लगभग असंभव है। क्यों? क्योंकि मनुष्य एक चिंतनशील और मननशील प्राणी है, और जब उसे नियंत्रित परिस्थितियों में रखा जाता है, बैठाया जाता है, और जब उसका अवलोकन किया जाता है, तो वह तुरंत अपनी IQ से यह निष्कर्ष निकाल लेता है कि मेरे ऊपर प्रयोग किया जा रहा है या फिर मेरे व्यवहार का अध्ययन किया जा रहा है। किंतु मुख्य रूप से प्रयोग के लिए नियंत्रित परिस्थितियां होनी आवश्यक है। जहोदा ने प्रयोग की परिभाषा भी दी है। क्या? नियंत्रित परिस्थितियों में किए गए निरीक्षण ही प्रयोग हैं। कहने का मतलब प्रयोग के लिए क्या आवश्यक है? नियंत्रित परिस्थितियां, कृत्रिम वातावरण होना आवश्यक है। तो नियंत्रित परिस्थितियों में किए गए निरीक्षण ही प्रयोग कहलाते हैं। ये प्रयोग प्रयोगात्मक विधि का क्या है? आधार है। अब इसमें मुख्य रूप से प्रयोगात्मक विधि में क्या होता है? सर्वप्रथम एक समस्या का चयन किया जाता है। सर्वप्रथम किसका चयन किया जाता है? समस्या का निर्धारण किया जाता है। और समस्या किसी भी क्षेत्र से जुड़ी हुई हो सकती है। हमारा सेक्टर मुख्य रूप से या हमारा कार्य व्यवहार मुख्य रूप से एजुकेशन से रिलेटिव है, तो इस कारण इसमें कौन सा आएगा? कौन सी समस्या आएगी? शैक्षिक समस्या। शैक्षिक समस्या। और यदि मनोविज्ञान से संबंधित है तो कौन सी समस्या आएगी? व्यवहारगत समस्या या फिर मानसिक विकृति या मानसिक समस्या आएगी। मुख्य रूप से ये विधि काफी लंबी चौड़ी है और रिसर्च में इसका मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। और समस्या का चयन होने के बाद में चरों के आधार पर इसके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इस विधि में मुख्य रूप से 3 चर लिए जाते हैं। एक लिया जाता है स्वतंत्र चर, जो मुख्य रूप से निरीक्षक होता है। एक होता है आश्रित चर, जो व्यक्ति समस्या से संबंधित है वह, और एक होता है बाह्य चर, जो इसके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। आश्रित चर यानी समस्याग्रस्त बालक, वो आश्रित चर है। स्वतंत्र चर शिक्षक या फिर निरीक्षक है। सबसे ज्यादा आश्रित चर के व्यवहार को नियंत्रित कौन करता है? स्वतंत्र चर करता है। आपने देखा होगा क्लास में बहुत ज्यादा शोरगुल हो रहा है और स्वतंत्र चर जो ही वहां पे आता है, यानी टीचर जब आता है, सारों का व्यवहार नियंत्रित हो जाता है। ये काफी लंबी चौड़ी बात है, ये अपने टीचर से संबंधित नहीं है। ये मुख्य रूप से रिसर्च की बातें हैं जो अपने दायरे से बाहर है, इससे प्रश्न नहीं आएगा। लेकिन यदि प्रश्न बनता है कि प्रयोगात्मक विधि में सर्वप्रथम क्या किया जाता है, तो क्या किया जाता है? समस्या का निर्धारण किया जाता है। समस्या कैसी हो? कोई भी हो सकती है। यदि आप सोशल वर्कर हो, समाजशास्त्र से संबंधित आप अध्ययन कर रहे हो, तो सामाजिक समस्या होगी। चिकित्सा के क्षेत्र से है तो चिकित्सा से संबंधित समस्या होगी। जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है तो वो रिसर्च का विषय है, एक समस्या, उस पर प्रयोग चल रहे हैं। और यदि आप टीचर हो तो वो कौन सी समस्या होगी? शैक्षिक समस्या। यदि आप एक मनोवैज्ञानिक हो तो कौन सी समस्या होगी? व्यवहारगत समस्या होगी या मानसिक समस्या होगी। तो सर्वप्रथम प्रयोगात्मक विधि में एक समस्या का चयन कर लिया जाता है, समस्या का निर्धारण कर लिया जाता है और समस्या का प्रारूप तय किया जाता है कि वह कैसी समस्या है, शैक्षिक समस्या है, सामाजिक समस्या है या फिर व्यवहारगत समस्या है। तो इस समस्याओं के अनुरूप एक कृत्रिम वातावरण तैयार किया जाता है। कृत्रिम वातावरण यानी कौन सी परिस्थितियां? नियंत्रित परिस्थितियां तैयार
की जाती हैं। इन नियंत्रित परिस्थितियों में इन चरों को रखा जाता है, जो समस्याग्रस्त है उसे ले लिया जाता है और इसके अलावा निरीक्षक है वो आ जाता है और कुछ दशाएं इस तरीके से या परिस्थितियां निर्धारित की जाती हैं जो बाह्य चर कहलाते हैं और इस आश्रित चर को प्रभावित करते हैं। तो इस तरीके से नियंत्रित परिस्थितियां तैयार करके स्टेप बाय स्टेप उसके वर्क को देखा जाता है, इसके व्यवहार को देखा जाता है, इसके द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों को देखा जाता है। अर्थात क्या किया जाता है, इसके व्यवहार का अध्ययन या अवलोकन किया जाता है। कैसे किया जाता है? क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित तरीके से किया जाता है। ये अध्ययन पूरा होने के बाद जब ये चर चले जाते हैं अपने यहाँ कि आपका काम पूरा हो चुका है, तो ये स्वतंत्र चर उसके बाद में क्या करता है, ये जो अवलोकन किया गया या अध्ययन किया गया है इसका गुणात्मक एवं मात्रात्मक विश्लेषण या विवेचन प्रस्तुत करता है। विवेचन प्रस्तुत करता है। ये मुख्य रूप से इसके 3 स्टेप महत्वपूर्ण है। प्रयोगात्मक विधि में सर्वप्रथम एक समस्या का निर्धारण किया जाता है। उस समस्या को देखा जाता है कि वो कौन सी समस्या है, किस प्रकार की समस्या है और उस समस्या के अनुरूप एक कृत्रिम वातावरण या नियंत्रित परिस्थितियां तैयार की जाती हैं और उन परिस्थितियों में समस्याग्रस्त बालक एवं निरीक्षक और कुछ परिस्थितियों से संबंधित व्यवस्थाएं होती हैं और बाद में उस समस्या से संबंधित कार्य व्यवहार संपन्न कराने के लिए कुछ एक्टिविटीज की जाती हैं और इस दौरान किए जाने वाले कार्य व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, अवलोकन किया जाता है। पूर्ण रूप से क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अवलोकन होता है। उसके बाद में स्वतंत्र चर या फिर निरीक्षक उस कार्य का गुणात्मक एवं मात्रात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है और पता लगाता है कि समस्या का कारण क्या है, समस्या के मूल में कौन सी बातें हैं, कौन सा व्यवहार है। तो ये थी प्रयोगात्मक विधि। आज के वीडियो में हमने 2 विधियां पढ़ी, दोनों के ही प्रतिपादकों के नाम मुख्य रूप से रिट सीटेट में बहुधा पूछे जा चुके हैं और कुछ एक बार सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में भी आ चुके हैं। ये दोनों ही महत्वपूर्ण विधियां थी, हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एक नई विधि के साथ। आप हमारे साथ बने रहें और हमारे वीडियोज को आप अपने मित्रों को जो टीचिंग लाइन में हैं और रिट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या टीचिंग लाइन की तैयारी कर रहे हैं उसे इनका लिंक अवश्य भेजें। धन्यवाद।